हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेल्थ गोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसेटजू जब अपने डिसेबल्स के साथ एशियन रिवर के अंदर पहुंचे थे तो उन्हें वहां पे मौजूद सारे के सारे कॉफिन्स खाली मिले थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एसेटजू वापस अपनी टाइम सेट के अंदर आ चुके थे और साथ ही साथ वो वहाँ पे लिंगजू से कहते हैं जितना जल्दी हो सके मास्टर से कहो कि वो आकर मुझसे मिले। एसेटजू क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए हम देखते हैं कि लिंगजू भी तुरंत ही वहाँ पे मास्टर जूजियन को आदेश भेज देता है, जिसके चलते मास्टर जूजियन भी तुरंत ही वहाँ पे पहुंच जाते हैं और आते साथ ही वो वहाँ पे काफी सारे राज खोलते हैं। असल में ये सब जो कुछ भी हो रहा था एक मास्टर के खतरनाक 12 डिसेबल्स की वजह से, जिन्होंने आज से 10 लाख साल पहले भी एंशिएंट टैलेंट सेट के अंदर बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और अब वो टैलेंट सेट को बर्बाद करने के लिए दोबारा से वापस आ चुके हैं। और मास्टर जूजियन ने जानबूझकर अपने डिसेबल्स की डेड बॉडीज का इस्तेमाल किया था ताकि वो उन्हें पकड़ सके। ये सुनकर एसेटजू को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से से वहाँ पे उन सभी के सोल्स मास्टर जूजियन से ले लेते हैं। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन भी वहाँ से जाते जाते एक बार फिर से काफी कुछ लूट के गए थे। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सबसे पहले मोटर रूम्स का सीन दिखाया जाता है, जिसे आप डीप स्पेस भी कह सकते हैं। वहाँ पे हम लोग एसेटजू की ड्रैगन स्टारशिप को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ एक तरफ आगे बढ़ रही थी। जबकि हम देखते हैं कि ड्रैगन स्टारशिप के ऊपर फेंग वहाँ पे नाइटमेयर बीस्ट का मुकाबला करने के लिए पुशअप्स लगा रहा था, जो देखकर डिया वहाँ पे उसके पास जाकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, बेवकूफ कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पे फेंग उसे जवाब देते हुए कहता है, बहुत ही जल्द हम लोगों का यहाँ पे नाइटमेयर बीस्ट के साथ मुकाबला होने वाला है, तो मैं उनका मुकाबला करने के लिए वार्म अप कर रहा हूँ ताकि बाद में मैं उन नाइटमेयर बीस्ट का मुकाबला करते हुए उन्हें मजा चखा सकूं। और ये कहकर फेंग वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए अब एक हाथ के साथ पुशअप लगाने लगा था, जो देखा जिया वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे सर में दिमाग की जगह वो सब भरा हुआ है। बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता नाइटमेयर बीस्ट ह्यूमंस के इमोशंस को खाते हैं, तो अगर तुम यहाँ पे उनका मुकाबला करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए, ना कि अपनी बॉडी को। और ये कहकर जिया वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उसके ऊपर अपनी चार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे फंसाने की कोशिश करती है। और जब उसे लगता है कि फेंग धीरे धीरे उसके जाल में फंस रहा है तो वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उससे सवाल करते हुए पूछती है, आखिर तुम मुझे क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है, तो हो सकता है जब वो नाइटमेयर बीस्ट तुम्हारे ऊपर हमला करें तो उस समय मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जिया का ये सवाल सुनकर हम देखते हैं कि मैं चूचू और बर्नी भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो दोनों भी वहाँ पे फेंग का जवाब चाहने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, जो देखकर तो बेचारा फेंग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या करना चाह रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहते कहते जब उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने बैठे हुए एसेटजू के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, सच कहूँ तो मुझे इस बात का डर है कि अब मास्टर मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते। और ये कहकर फेंग अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद एसेटजू आज उसे बहुत ज्यादा प्यार से बात करेंगे। पर एसेटजू तो वहाँ पे उसके सवाल का कोई जवाब भी नहीं देते। इवन इस दौरान हम देखते हैं कि उन लोगों को वहाँ पे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, प्लीज कोई मेरी मदद करो। और इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे जाने को मिलता है कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि नाइटमेयर बीस्ट की थी, जो कि वहाँ पे घबराते हुए एसेटजू की तरफ आगे बढ़ रहा था। उस नाइटमेयर बीस्ट को अपनी तरफ आते हुए देखकर फेंग वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए कहता है, लो वो नाइटमेयर बीस्ट ने हमला कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि वो नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे फेंग के ऊपर हमला करने की बजाय उल्टा उसके स्पीयर के साथ जाके चिपक जाता है और एसेटजू के सामने अपना सर झुकाकर वहाँ पे रोते हुए कह रहा था, एसेटजू फाइनली आप आ गए, हम न जाने कितने लंबे अरसे से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। और ये कहकर वो वहाँ पे रोते हुए एसेटजू से कहता है, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे खत्म कर दीजिए। उस नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर फेंग उसको सर से पकड़कर ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रूर हुआ करते थे, तो अब क्या हो गया, तुम इस तरह से एसेटजू के सामने आकर खुद अपनी मौत को दावत क्यों दे रहे हो। इस पे वो नाइटमेयर बीस्ट रोकर जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि हम लोगों को एसेटजू से बहुत ज्यादा डर लगता है, अगर उन्होंने खुद हमें मारना शुरू किया तो वो बहुत ही ज्यादा भयानक मौत देते हैं। इससे अच्छा होगा कि मैं पहले यहाँ पे एसेटजू के पास आकर उनके हाथों से मारा जाऊं, हो सकता है कि मुझे थोड़ी बहुत अच्छी मौत मिल जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। उस नाइटमेयर बीस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ये वहाँ पे आगे बढ़कर उसे घूरती हुई कहती है, तुम सच तो कह रहे हो ना, या फिर इस सब के पीछे तुम्हारी कोई चाल है। उस नाइटमेयर बीस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे कोर्ट रूम में उन सभी लोगों को जवाब देते हुए कहते हैं, ये मेरी वजह से नहीं डर रहा बल्कि ये उन दोनों डीमन किड्स की वजह से डर रहा है। एसेटजू कैसा कहती है, हम लोगों को वहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नाइटमेयर बीस्ट उन डीमन किड्स से बचते हुए एक जगह पे जाके छुप गया था, क्योंकि वो डीमन किड्स सिर्फ खेलने के लिए एक एक करके नाइटमेयर बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उन्हें खत्म करते जा रहे थे। वो डीमन किड्स यानी कि चैंगमिंग वहाँ पे आते सारे ड्रम बजाना शुरू कर देते हैं और सभी नाइटमेयर बीस्ट को धमकी देते हुए कहते हैं, जब तक ये ड्रम बज रहा है तुम सभी को हमारे साथ खेलना होगा। और जैसे ड्रम बजना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि चेंग वहाँ पे आगे आगे बढ़कर के नाम पर बेचारे और नाइटमेयर बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करता जा रहा था। और जब वो वहाँ पे आखिरी नाइटमेयर बीस्ट के ऊपर हमला करता है तो बेचारा वो नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि हम लोग सिर्फ तब तक ही खेलेंगे जब तक ये ड्रम बजता रहेगा, पर अब तो ड्रम बजना बंद हो चुका है। उस नाइटमेयर बीस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए
कहता है, क्या मैंने ऐसा कहा था? सॉरी मेरे दोस्त, माफ करना, पर मैं तो भूल गया कि मैंने ऐसा भी कुछ कहा था। और जब आखिरी नाइटमेयर बीस्ट भी वहाँ पे मारा जाता है तो चैंग वहाँ पे उदास होते हुए मिंग से कहता है, ये गेम तो बहुत जल्द खत्म हो गया, जबकि मैं थोड़ी और देर इसका मजा उठाना चाहता था। चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिंग वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए उसे कहती है, अगर ऐसी बात है तो हम इस गेम को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। मिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग के फेस के ऊपर भी इवल स्माइल आ जाती है और जब वो दोनों अपने सर उठाकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे उन लोगों ने अलग अलग स्पिरिचुअल केजेस का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे बंद कर रखा था। और जैसे बेचारे उन नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे एहसास होता है कि अब अगला नंबर उनका है तो वो वहाँ पे घबराते हुए कह रहे थे, प्लीज हमें मत मारो, हमारा कसूर क्या है, हमें बता तो दो। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे साथ साथ एंसेटाजू को अपनी मदद के लिए भी बुला रहे थे। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि मिंग वहाँ पे अपनी आंखों पे हाथ रख के सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अब अगला नंबर किसका होगा। और वहाँ पे उनमें से एक केज को सिलेक्ट करने के लिए मिंग वहाँ पे कोई डीमन पोएट गाना शुरू कर देती है। अभी वो अपनी फिंगर को चारों तरफ हिलाते हुए कह रही थी, अब आगे हमारे साथ कौन खेलना चाहेगा। और इस बार बेचारे जिस नाइटमेयर बीस्ट की बारी आती है उसका सर बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसे देखकर मिंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, ओह ये तो बिग डीमन हेड है। और ये कहकर वो वहाँ पे उस नाइटमेयर बीस्ट को पकड़ते हुए उसका मुंह वहाँ पे पूरा खोल देती है। और जैसे मिंग वहाँ पे उस नाइटमेयर बीस्ट का मुंह खोलती है तो चैंग वहाँ पे उसके पास आते हुए उससे कहता है, सिस्टर इसके दांत तो देखो कितने ज्यादा कमाल के हैं, क्यों ना मैंने बाहर निकाल कर तुम्हारे लिए एक माला बनाऊं। और ये सब कुछ वहाँ पे एंसेटाजू को बताते बताते वो नाइटमेयर बीस्ट एक बार फिर से रोना शुरू कर देता है। उस नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे सर से रोते हुए देखकर टिया वहाँ पे उसके पास जाकर उसे सवाल करते हुए पूछती है, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्यों? क्या तुम लोगों ने उनके खिलाफ कोई साजिश की थी? डिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहता है, हम भला उनके खिलाफ क्या साजिश कर सकते थे, हम लोगों ने तो उन्हें पहले कभी देखा भी नहीं था, मुझे नहीं पता कि वो लोग वहाँ पे क्यों आए और क्यों हम लोगों को मार रहे हैं। और ये कहकर वो नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे एक बार फिर से एंसेटाजू के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, सिस्टर अब आप ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज हम लोगों को बचा लीजिए। लेकिन अभी वो वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हवा में उन दोनों डीमन किड्स की आवाज गूंजती है, जो कि वहाँ पे हंसते हुए एंसेटाजू से कह रहे थे, बिग ब्रदर जू यंग ये पिछली कितनी देर से आपसे मदद की भीख मांग रहा है, प्लीज इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाइए ना, हम भी आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, हम भी तो आपके साथ खेलना चाहते हैं। जबकि हम देखते हैं कि उन दोनों की आवाज सुनकर बेचारा वो नाइटमेयर बीस्ट तो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसका तो चेहरा ही वहाँ पे सफेद पड़ गया था और वो डर के मारे वहाँ पे घबराते हुए कह रहा था, वो लोग दोबारा आ रहे हैं। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे डर के मारे वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखकर फेंग वहाँ पे अपने स्पीर को चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग इस तरह से छुप कर हम लोगों को धमकी देते हुए हमें डरा दोगे? अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो सामने आकर मेरा मुकाबला करो। इसी दौरान हम देखते हैं कि एंसेटाजू जो कि अपने हेलगुड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए चाय पी रहे थे, वो भी अचानक से वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर कोर्टून में उन लोगों से कहते हैं, वो सारी बोन्स मेरे हवाले कर दो। एंसेटाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे थोड़ा उदास होकर जवाब देते हुए कहते हैं, ओह तो ब्रदर जू यंग को पहले से पता था कि वो बोन्स हमारे पास है, हमें लगता है कि अब खेलने में ज्यादा मजा नहीं आने वाला। उन लोगों के ऐसा कहते कहते ही हम देखते हैं कि एंसेटाजू अपने हेलगुड वाले सिंहासन के ऊपर से उठ जाते हैं और वो अचानक से आगे बढ़कर अपने हाथ को स्पेस के अंदर डाल देते हैं और वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस पावर का इस्तेमाल करते हुए उन डीमन किड्स को छीनकर बाहर निकाल आते हैं। एंसेटाजू के अचानक इस हमले की वजह से वो दोनों वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से बुखला जाते हैं। इवन मिंग तो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे हिट किया। लेकिन हम देखते हैं कि चैंग अचानक से वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है और वो एंसेटाजू यंग से कहता है, ब्रदर जू यंग अगर तुम्हें वो हड्डियां चाहिए तो वो हड्डियां यहाँ पे है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो आकर लेके दिखाओ। उन दोनों डीमन किड्स को देखकर फेंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या ये दोनों तो मामूली से शरारती बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि जानबूझकर हम लोगों को यहाँ पे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि एंसेटाजू वहाँ पे लोगों को बहुत ही गौर से देख रहे थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि मिंग वहाँ पे एंसेटाजू यंग से कहती है, ब्रदर जू यंग आ जाओ और आकर हमारे साथ लुका छुपी का गेम खेलो। लेकिन अभी वो दोनों शरारती बच्चे वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहे थे कि इस दौरान हम देखते हैं कि उन लोगों ने वहाँ पे जिस चट्टान के ऊपर अपने हाथ रखे हुए थे, एंसेटाजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के हाथों को उस बड़ी सी चट्टान के साथ ही चिपका देते हैं, जो देखकर तो वो दोनों वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से बुखला जाते हैं और वो दोनों वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहते हैं, छोड़ दो हमें, ये तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? जिसमें एंसेटाजू वहाँ पे कोर्टून में उन दोनों से कहते हैं, तो तुम दोनों मेरे साथ खेलना चाहते थे तो चलो अब असली गेम खेलते हैं। और ये कहकर जैसे एंसेटाजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था और वो सारी की सारी चट्टानें वहाँ पे चकनाचूर हो जाती है और उससे निकलने वाला और इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि एंसेटाजू के डिसेबल्स को वहाँ पे पीछे हटना पड़ता है, जो देखकर लीगू वहाँ पे खुद को संभाल कर एंसेटाजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मास्टर इन दोनों शरारती बच्चों ने हर जगह पे तबाही मचा रखी है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन दोनों को अच्छी तरह से मजा चखाइएगा। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेटाजू तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, जो देखकर फेंग वहाँ पे अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए कहता है, एंसेस्टर अगर आप कहो तो मैं आपके लिए इन्हें मजा चखा सकता हूँ। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एंसेटाजू की उस खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट की वजह से गेट ऑफ वार्डरूम्स भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके डिस्ट्रॉय होते साथ
साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे फिफ्थ रियलम के दो गार्डियंस अपीयर होते हैं जिनके नाम लेफ्ट राइट थे। वो दोनों आते साथ ही वहाँ पे चिल्लाती हुए सटजू से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गेट ऑफ वर्ड रूएंस को डिस्ट्रॉय करने की। उन दोनों गार्डियंस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगो आगे बढ़कर उन्हें वहाँ पे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है ये हमारा काम नहीं है बल्कि ये काम दो शरारती बच्चों ने किया है। अभी थोड़ी देर पहले ही वो दोनों गेट ऑफ रूएंस को डिस्ट्रॉय करने के बाद बहुत ही चालाकी से फिफ्थ रियलम के अंदर एंटर कर चुके हैं। लिंगो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियंस वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं बहाने मत बनाओ, हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये तुम लोगों का ही काम है क्योंकि तुम लोगों के अलावा हम लोगों को यहाँ पे और किसी का भी और महसूस नहीं हो रहा। गेट ऑफ वर्ड रूएंस से हमारे फिफ्थ रियलम के अंदर आने जाने का रास्ता था जिसे तुम लोगों ने तोड़ दिया जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह के लिए तो हम लोग अगर तुम लोगों को यहाँ पे 10,000 बार भी मौत के घाट उतारे तो वो भी कम होगा। और ये कहकर लेफ्ट वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला कर देता है जो देखकर फैंक भी जल्दी से अपने स्पेयर को बाहर निकालकर उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और जैसे उन दोनों के अटैक्स जाकर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी जो देखकर मैं चूचू भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है मुझे लगता है कि हम लोग ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना बेकार होगा, इन लोगों का भी यहाँ पे मार मार के ही समझाना पड़ेगा तभी ये लोग हमारी बात समझेंगे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे फैंग और लेफ्ट के दरमियान बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की स्पीयर फाइट चल रही थी जिसमें हम देखते हैं कि फैंग काफी हद तक उसके ऊपर भारी पड़ रहा था जो देखकर वो दोनों गार्डियंस भी हैरान थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे अपने स्पीयर को सीधा उसकी तरफ थ्रो कर देता है जिसे रोकने के लिए लेफ्ट को वहाँ पे काफी पीछे हटना पड़ गया था लेकिन फैंग तो वहाँ पे रुकने को तैयार ही नहीं था। वो आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक बहुत ही अग्रेसिवली लेफ्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे पीछे हटाता जा रहा था। और इस बीच वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ पे मैड एक्सप्लोजन व्हील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट गार्डियन के ऊपर हमला करके उसे सीधा अपनी ड्रैगन स्टारशिप के ऊपर फेंक देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे एक भी पल्स किए बगैर आगे बढ़ते हुए राइट के ऊपर भी हमला कर देता है और उसके ऊपर भी हमला करते हुए उसे भी अपनी स्टारशिप के ऊपर फेंक चुका था जिसके चलते हम देखते हैं कि लेफ्ट की हालत तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसे वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था कि राइट अभी तक भी वहाँ पे कुछ बेहतर दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बीच जब उसकी नजर वहाँ पे एसाटाजू के ऊपर पड़ती है तो एसाटाजू की बॉडी से निकलने वाले औरत को महसूस करके उसके रोंगटे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। उसे वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके सामने उसकी मौत खड़ी है। इस दौरान हम देखते हैं कि फैंग भी वहाँ पे पहुंच जाता है क्योंकि लेफ्ट गार्डियन के सर के ऊपर पाँव रख के अपने स्पेयर को वहाँ पे राइट गार्डियन के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा था, वो काम हमने नहीं किया, तुम लोग ही थे जो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। और ये कहकर फैंग वहाँ पे उन दोनों को एक किक मारकर उन्हें वहाँ पे एसाटाजू की तरफ आगे भेजते हुए कहता है अब जरा तुम लोग अच्छी तरह से सोच के बताओ कि गेट ऑफ वर्ड रूएंस को किसने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उससे पहले हमें ये बताओ गेट ऑफ वर्ड रूएंस को रिपेयर कैसे किया जाए। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो गार्डियन वहाँ पे पीछे पलटकर फैंग को जवाब देते हुए कहता है गेट ऑफ वर्ड रूएंस को रिपेयर नहीं किया जा सकता, ये गेट तब से एक्सिस्ट करता है जब से 9 रियल्म्स को बनाया गया था, इसलिए मैं तो क्या कोई भी नहीं जानता होगा कि ये गेट कहाँ से आया था और इसे कैसे रिपेयर किया जाता है। ये यूनिवर्सल पावर से ऑपरेट हो रहा था जो कि अब टूट चुका है, तो तुम लोग ही बताओ कि भला इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो कि यूनिवर्सल पावर को कंट्रोल कर सकता होगा, क्योंकि गेट ऑफ वर्ड रूएंस को अब सिर्फ वही रिपेयर कर सकता है जो कि यूनिवर्सल पावर को कंट्रोल करना चाहता हो। उन दोनों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजू के डिसेबल्स के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो सभी लोग वहाँ पे मुस्कुराते हुए एसाटाजू की तरफ देखने लगे थे। तभी वो दोनों गार्डियंस वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं ऑलरेडी हमारे फिफ्थ रियलम के अंदर बहुत सारे डीमंस फैले हुए हैं जिसके चलते हमारे फिफ्थ रियलम को बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो इस सब के चलते हम तुम्हारे जैसे खतरनाक लोगों को अपने फिफ्थ रियलम के अंदर कभी भी इंटर नहीं करने देंगे। तुम्हारे जैसे घटिया लोग तो हमारे फिफ्थ रियलम के अंदर और भी बड़ी तबाही लेकर आओगे जो कि हम हरगिज भी नहीं होने देंगे, फिर चाहे उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे अपनी जान कुर्बान क्यों ना करनी पड़े। और ये कहकर हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियंस वहाँ पे एक वापस एसाटाजू यंग और उनके डिसेबल्स का मुकाबला करने के लिए अपनी स्पेशल एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद करो और गौर से देखना, अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरेकल होने जा रहा है। और ये कहकर बर्निक्रो वहाँ पे साइड हट जाता है, जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि एसाटाजू के वहाँ पे जितने भी डिसेबल्स मौजूद थे वो भी वहाँ पे सभी साइड पे हट जाते हैं, जिसके साथ ही हम लोगों को सीधा वहाँ पे एसाटाजू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अपनी सोल री इनकार्नेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं। और उनकी चुटकी बजाते साथ ही हम देखते हैं कि आसमान के बीचों बीच वहाँ पे कुछ अजीब होने लगता है। गेट ऑफ वर्ड रूएंस से जो कि यूनिवर्सल पावर से चलता था वो दोबारा से वहाँ पे रिपेयर होना शुरू हो जाता है। और जैसे वो दोनों गार्डियंस वहाँ पे सब कुछ देखते हैं तो उनकी तो आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों बार बार अपनी आंखें साफ करके सामने की तरफ देखने लगे थे क्योंकि उन दोनों को वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। लेकिन जब वो दोनों अपनी आंखें साफ करके दोबारा सामने की तरफ देखते हैं तो वो दोनों एक साथ ही वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं, ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत में ही गेट ऑफ वर्ड रूएंस दोबारा से रिपेयर हो रहा है। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे एसाटाजू यंग की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहते हैं यकीन नहीं हो रहा, अभी तक भी इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जो कि यूनिवर्सल पावर को कंट्रोल करना चाहता है। आखिर ये पर्सन है कौन, कौन है ये महान इंसान, ये इंसान है या फिर कोई गॉड है। उन दोनों गार्डियंस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजू के सभी डिसेबल्स के फेस के ऊपर एक बार फिर से स्माइल आ जाती है और तभी मिस निंगयू वहाँ पे मुस्कुराकर चिल्लाते हुए कहती है ये कोई गॉड नहीं है, ये ट्यान एसेट के लीडर और हमारे एंसेस्टर महान जू यंग हैं जिनके सामने गॉड भी अपना सर झुकाते हैं।
हैं। मिस निंगयू के इंट्रोडक्शन के साथ तो गूज़बम्प्स आ गए थे, जबकि इस इंट्रोडक्शन के साथ ही हम देखते हैं कि एसाटाजू वहाँ पे गेट ऑफ वर्ल्ड को दोबारा से पूरी तरह से रिपेयर कर चुके थे। जबकि हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों गार्डियंस वहाँ पे एसाटाजू यंग का नाम सुनते हैं तो वो दोनों खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये जू यंग है? एसाटाजू यंग। और एक कहकर लेफ्ट गार्डियन वहाँ पे आगे बढ़कर एसाटाजू से माफी मांगते हुए कहता है, एसाटाजू प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप कौन है, हम आपको अपने 50 एलएम का दुश्मन समझ बैठे, जबकि आपने तो गेट ऑफ वर्ल्ड को दोबारा से रिपेयर करके हमारे 50 एलएम के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। इस आप हमारे साथ हमारे 50 एलएम में चलिए, हम आपका बहुत ही अच्छे तरीके के साथ स्वागत करेंगे। आप जिस भी रास्ते से गुजरोगे हम वहाँ पे फूलों की बारिश कर देंगे। 50 एलएम की डीमंस को भी तो पता चले, उन्हें खत्म करने के लिए उनकी मौत वहाँ पे आ चुकी है। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे एसाटाजू के पास जाने की कोशिश करता है तो मिस चूचू वहाँ पे उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो? जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि एसाटाजू दोबारा से अपने हेलगोड वाले सिंहासन को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर विराजमान हो चुके थे। मिस चूचू को वहाँ पे उस गार्डियन का रास्ता रोकते हुए देखकर जिया और बाकी की सभी डिसेबल्स वहाँ पे आपस में डिस्कस करते हुए कहते हैं, चूचू एक बार फिर से अब अपना असली रूप दिखा रही है, तो तुम लोगों को क्या लगता है इस बार चूचू कितने पैसों की डिमांड करेगी? जिस पे लिंगू वहाँ पे कुछ सोचकर जवाब देते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस बार चूचू ज्यादा पैसों की डिमांड करेगी। लेकिन बर्नेक्रो आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं तुम गलत हो, मुर्गा सामने से कटने के लिए उसके पास आ रहा है तो वो उसे पूरी तरह से निचोड़ लेगी। बर्नेक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, किसने कहा कि मैं यहाँ पे पैसों की डिमांड करने वाली हूँ? गेट ऑफ वर्ल्ड को रिपेयर करना तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा काम था, और वैसे भी ये काम एसाटाजू ने इंसानियत के लिए किया था, ना कि पैसों के लिए, तो फिर भला मैं इस अच्छे काम के बदले में इनसे पैसों की डिमांड कैसे कर सकती हूँ? एसाटाजू भी वहाँ पे मिस चूचू को ये नाटक साफ साफ समझ रहे थे, इसलिए हम देखते हैं कि एसाटाजू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। जबकि हम देखते हैं कि मिस निंगयू वहाँ पे उसकी टांग खींचते हुए कहती है, ओहो अचानक से मिस चूचू इतनी ज्यादा महान कैसे बन गई? मिस निंगयू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नेक्रो भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, कहीं इसे बुखार तो नहीं हो गया? और ये कहकर जब बर्नेक्रो आगे बढ़कर उसके माथे के ऊपर हाथ रखता है तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, इसे तो बुखार भी नहीं है, तो फिर ये ऐसी बैकी बैकी बातें क्यों कर रही है? इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियंस दोबारा से आगे बढ़कर एसाटाजू के सामने अपना सर झुकाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, गेट ऑफ वर्ल्ड को रिपेयर करके आपने हमारे 50 एलएम के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसके चलते अब आप हमारे 50 एलएम के बेनिफैक्टर हो। आपका हमारे ऊपर किया हुआ एहसान इतना ज्यादा बड़ा है कि हम चाहकर भी उसका बदला नहीं चुका सकते, पर फिर भी हम लोग आपको अपने कुछ खास टेस्ट देना चाहते हैं, प्लीज उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना हम लोगों को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता रहेगा। और दोनों गार्डियंस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजू उन्हें वहाँ पे कोई जवाब दे पाते, उससे पहले हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे एक बार फिर से बीच में बोलते हुए कहती है, हमने कहा ना कि हमने ये काम इंसानियत के नाते किया है, ना कि पैसों के लिए। और अगर सच कहूँ तो हमने फ्री में इस गेट को रिपेयर नहीं किया, हम लोग भी 50 एलएम के अंदर जाना चाहते थे, इसलिए एसाटाजू यंग ने इसे रिपेयर किया है। और वैसे भी तुम लोग तो मामूली सी गेट गार्डियंस हो, तुम लोग हमारे लिए भला क्या ही कर लोगे? मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो गार्डियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, ये गेट तब से यहाँ पे मौजूद है जब से 9th एलएम को बनाया गया था। अगर हम लोग 50 एलएम के अंदर जाकर किसी को ये बताएं भी तो कोई इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एसाटाजू ने इस गेट को रिपेयर करके हमारे ऊपर जो एहसान किया है उसे चुका पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पहले की हुई गलती के लिए माफी मांगता है। उस गार्डियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू उसे तिरछी नजर से देखते हुए कहती है, क्या तुम बस इतना ही कहने वाले थे? जिस पे हम देखते हैं कि वो गार्डियन वहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से अपने पास एक टायर को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे ओपन कर देता है, जिसके अंदर लातादार ट्रेस रखे हुए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जल्दी से वहाँ पे एसाटाजू के सामने अपना सर झुकाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज आप हमारे साथ हमारे 50 एलएम के अंदर चलिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों को वहाँ पे जो भी खर्च होगा उसका सारा खर्च हम उठाएंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि एसाटाजू कभी भी हमारे 50 एलएम के ऊपर गुस्सा ना करे। उन गार्ड्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजू अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखते हैं, जो देखकर मिस निंगयू मुस्कुराती भी उन दोनों से कहती है, खड़े हो जाओ। लेकिन वो दोनों गार्ड्स वहाँ पे खड़े नहीं होते, वो उल्टा वहाँ पे एसाटाजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, आपने गेट ऑफ वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, पर जिस किसी ने भी किया था वो यहाँ से भाग चुका है, जिसे पकड़ पाना हमें नहीं लगता कि हमारे बस में है। तो इसलिए एसाटाजू हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज उस मुजरिम को पकड़ने में हमारी मदद करें। उन गार्डियंस कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वो टायर उड़ते हुए खुद ब खुद वहाँ पे एसाटाजू के पास आने लगा था, जिसे मिस निंगयू अपने पास रख लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एसाटाजू वहाँ पे कोर्ट रूम में उन दोनों गार्डियंस से कहते हैं, तुम दोनों बस अपनी ड्यूटीज के ऊपर ध्यान दो, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। और ये कहकर एसाटाजू अपने डिसेबल्स को वहाँ से आगे बढ़ने का आदेश दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एसाटाजू की ड्रैगन स्टारशिप वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ 50 एलएम के अंदर एंटर कर जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को 50 एलएम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ तबाही मची हुई थी। वहाँ पे इतने ज्यादा डिमोस थे कि वहाँ पे आगे बढ़ पाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड्स आगे बढ़कर एसाटाजू के लिए रास्ता साफ करते हुए उन्हें धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस बीच उनके रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी डीमन आ रहा था वो उसे वहाँ पे खत्म करते जा रहे थे, जो देखकर बर्नेक्रो भी वहाँ पे इधर उधर देखकर थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, आखिर यहाँ पे इतने सारे डीमंस आ कहाँ से गए? इस डीमन रियलम को देखते हुए तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये डीमंस का नेस्ट बन चुका है। बर्नेक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजू के फेस के ऊपर एक और लुक आ चुका था, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी
लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।